एनर्जी की। तो यहां से मैं बात कर रहा था कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी E इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। देखो, अगर पावर को मैं वॉट में लूं और टाइम को मैं आवर में लूं, तो यहां पर एनर्जी की यूनिट हो जाएगी वाट इनटू आवर, वाट इनटू आवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अभी मैं देखो, ये वाट इनटू आवर हो गई एनर्जी की एक यूनिट। अगर मैं बात करूं एनर्जी की दूसरी यूनिट की, यानी कि किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, इन सब की अगर मैं बात करूं तो इनको बोलेंगे एनर्जी की बिग यूनिट। ये कैसी यूनिट है? बिग यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है किलोवाट आवर। एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर, इसको हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे घरों में, होम में जो यूनिट आता है, जो हमारे बिल आता है, पेमेंट लेते हैं वो पर। जी सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है क्या? स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही? नो सर। सर मुझे तो दिखाई दे रही है। स्क्रीन आ रही है और आप? सर और सर बार बार क्लास हट हट के बार बार चालू करनी पड़ रही है, खुद ही हट रही है बार बार। खुद ही हट रही है? हाँ। ये और किसी के साथ भी हो रहा है क्या? नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। हाँ तो खुशी, आप सर वापस। वापस हट गई। अच्छा, तो एक काम करो, आप दोबारा कनेक्ट होइए। ओके सर। ओके, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट, और कॉमर्शियल यूनिट को हम कहते हैं, मतलब कॉमर्शियल यूनिट है और इसको एक यूनिट भी कहते हैं। इसको एक कॉमर्शियल यूनिट बराबर वन यूनिट। ठीक है, इसको यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि वन यूनिट यानी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ओके, तो मैं बात कर रहा था यूनिट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आपको यूनिट निकालनी हो तो यूनिट इक्वल टू कैसे काउंट करते हैं? यूनिट इक्वल टू, आप पावर को लिखो वाट में, टाइम को लिखो आवर में, अपॉन 1000 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर आपको एक यूनिट मिलेगी। यूनिट यानी कि यूनिट निकल आएंगी आपकी, क्या निकल जाएंगी? यूनिट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको शायद करा रहा था, यस और नो? लास्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल करा रहा था जिससे थोड़ा सा यहाँ पर बाद में दिक्कत हो गई थी। तो देखिए, न्यूमेरिकल में करा रहा हूं आपको। ठीक है, आपका एक बल्ब है, एक बल्ब मान लो 100 वाट का है, 100 वाट उसकी रेटिंग है, एक बल्ब 100 वाट का, और उसको हम 10 आवर, 10 आवर पर डे यूज कर रहे हैं, 10 आवर पर डे। हेलो पलक, हेलो। सर आपकी आवाज अभी बहुत कट कट कर आई। कट के आ रही है आज, थोड़ा सा पता नहीं, मे बी आज इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। अब ठीक है, नाउ वॉइस इज ओके। हाँ सर, अब सही है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो न्यूमेरिकल। ओके, देखो तब न्यूमेरिकल क्या आवाज है नहीं। कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटिंग है 100 वाट। ठीक है, 100 वाट का है, 10 आवर पर डे, 10 आवर पर डे हम इसको जलाते हैं। ओके, एक अनदर डिवाइस है फैन, एक फैन है। सर फिर से आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। कट के आ रही है, सो एक मिनट रुको। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दोबारा कट रही है आपकी आवाज। समझाएंगे तो अब इंटरनेट ठीक है? हाँ ना सर। बच्चा चुप करे यार जब। सर कभी कभार सही आती है, कभी बीच कभार बीच बहुत में कट कटती रही है। है तो अभी ठीक है? कैसे करें? हेलो, हाँ सर, अभी तो ठीक है। चलो
देखिए एक फैन है 400 वॉट, इसकी रेटिंग है 400 वॉट का है, इसको हम 5 आवर पर डे यूज कर रहे हैं, ठीक है, 5 आवर पर डे। अब मुझे बताइए कि जुलाई जुलाई मैंने मंथ ले लिया है, जुलाई मंथ का आपका बिल क्या आएगा, जुलाई का बिल आपको काउंट करना है। अगर जो हमारा आरवीएनएल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, वो है, वो 5 रुपए 5 INR पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट चार्ज लेता है, 5 रुपए पर यूनिट चार्ज लेगा, जुलाई का बिल बताना है, ठीक है। तो क्या करना होगा सर, यूनिट निकालनी होंगी, क्या निकालनी होंगी, यूनिट। तो यूनिट देखो कितनी यूनिट हमने यूज कर ली वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पावर इनटू टाइम अपॉन 1000, ठीक है। ये सिंगल डिवाइस के लिए है, 2 के लिए आपको ऐड कर देनी है चीजें। तो देखो बल्ब के लिए, देखो बल्ब के लिए एक बल्ब है 100 वॉट का है, कितनी 10 आवर, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आवर का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1000, तो गिवन है फॉर्मूले में, ठीक है। ये केवल बल्ब के लिए है, केवल बल्ब के लिए बी लिख दिया मैंने, बल्ब के लिए, ठीक है। तो बल्ब ने कितनी यूनिट बना दी आपकी, काट के 1 यूनिट तो बल्ब ने बना दी, ठीक है। ये पर डे का है, एक दिन का 1 यूनिट पर डे। जी सर आपकी है ना स्क्रीन बार बार आ नहीं रही है, और हमारी तो कनेक्ट होके बार बार खुद ही कनेक्ट हो रहा है, खुद ही रिकनेक्ट हो रहा है, ये तो आपके समझ में ही नहीं इंटरनेट, आ रहा बीच में। देखो ये किसी के तो, सर यहाँ पे बारिश हो रही है, जी यहाँ पे बारिश हो रही है सर, इसलिए। क्या उधर बारिश हो रही है क्या, हाँ सर। चलो तो आप देखो फिर, थोड़ा मतलब एडजस्ट करो, है ना, एडजस्ट करो, इंटरनेट की प्रॉब्लम है आपकी तो उधर, ठीक है। सर अभी दोबारा हट गया था। अरे अब तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पर आप कोशिश करो जो समझ में आ रहा है वो समझो, मैं आपको आज ही लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी तो जो समझ में आ रहा है यहाँ से देखो। देखो बल्ब के लिए हो गया 1 यूनिट पर डे। फैन की बात करूं तो फैन के लिए बताओ कितनी यूनिट होंगी, तो फैन के लिए यूनिट निकालो, PT 1000। तो बताइए कितनी पावर की है फैन, कितनी पावर है 400। कितने आवर के लिए जला रहे हैं अपन, 5 आवर के लिए जला रहे हैं, 5 घंटे पर डे अपॉन 1000, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल होके 00 से 00 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे फैन बना देगा। तो देखिए एक डे में आपने कितनी यूनिट बना दी, बताओ, 1+2 यानी कि 3 यूनिट, यानी एक दिन में आपने 3 यूनिट बना दी हैं, 1 यूनिट तो बल्ब की, 2 यूनिट फैन की। लेकिन मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, जून जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में कितने डे होते हैं 31 डे। तो 31 डे के लिए आपने कितनी यूनिट आपने कंज्यूम कर ली, 3 इंटू 31, ये टोटल यूनिट हो जाएंगी आपकी मंथ की, पूरी जुलाई मंथ की, 3 इंटू 9 93 यूनिट, कितनी आ गई आपकी टोटल यूनिट, 93 यूनिट पूरे मंथ की। अब मुझे बताओ कितना बिल आएगा, बिल के लिए सर पर यूनिट चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है पर यूनिट चार्ज, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 का मल्टीप्लाई करो 93 से, तो क्या आएगा आपके 546, है ना, इतने रुपए, इतना बिल आएगा INR इंडियन रुपी, कितना आएगा 465 और ये INR क्या है? इंडियन रुपी, रुपए मतलब रुपी, RUP लग लो, रुपी में INR होता है इंडियन रुपी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कर लोगे ना आप, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो आप डिस्कस इस तरह से करोगे। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यूनिट ऑफ पावर तो हम डिस्कस कर ही चुके थे आई होप, है ना। चलो अब नेक्स्ट है अपना आइंस्टीन रिलेशन।
इसमें सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल एक फॉर्मूला है जो आइंस्टीन ने मास और एनर्जी, आइंस्टीन ने सर E is equals to mc square। यस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। देखो ये क्या फॉर्मूला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो स्पीड की लाइट यानी कि c, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c से मूव करने लग जाए, भागने लग जाए। देखो लाइट की स्पीड होती है c, किसकी स्पीड होती है, लाइट की, और वो कितनी होती है कौन बताएगा, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। यस तो इसको बोलेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है सी की वैल्यू। यानी कि इसको हम कन्वर्ट करें तो आपकी लाखों में आएगी, पर सेकंड, लाखों किलोमीटर चलता है पर सेकंड लाइट। तो यानी कि इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अगर भागे तो आइंस्टीन ने कहा था कि जो एनर्जी होगी उस केस में, उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी सी स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सी स्क्वायर के। तो यहाँ से m इक्वल टू आता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। m यहाँ पर देखो मास की भी प्रोपोर्शनल है और एनर्जी यहाँ पर मास की भी प्रोपोर्शनल है और सी स्क्वायर की भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं पॉपुलर रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड लाइट स्पीड एंड मास, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मास, इसको बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस फॉर्मूला, कभी कभार इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। वैसे आता नहीं है बाय द वे, जस्ट फॉर नॉलेज। ओके नेक्स्ट चलें, शुड वी गो नेक्स्ट? यस सर। रोहन आर यू हियर? यस सर। ओके चलो, ये तो सिंपल रिलेशन याद रखना है। देखो नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। देखो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। देखिए होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, देखिए एक मिनट रुको। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, आप मोमेंटम जानते हो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, p, ठीक है। अब लीनियर मोमेंट जो p होता है, किसी भी टक्कर यानी कि कोलिजन, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में टोटल लीनियर मोमेंटम होता है इक्वल। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है p, ओके, आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यानी कि देखो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी क्या हो, टक्कर हो, आपस में क्या हो, उनकी टक्कर हो, तो टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर से पहले ये इक्वल टू होता है टक्कर के बाद में टोटल मोमेंटम। यानी कि कुल मिला के ये है कि सर टक्कर से पहले मूवमेंट बराबर टक्कर के बाद में मूवमेंट, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, टक्कर से पहले भी उतना ही होता है, टक्कर के बाद में भी उतना ही होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो अगर वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी एक m1 मास की u1 है, m2 मास की u2 है वेलोसिटी, ठीक है। तो टक्कर से पहले टोटल कितना होगा बताइए मोमेंटम, m1 u1 ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, प्लस m2 u2 सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखो ये बिफोर द कोलिजन टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम इतना है, इक्वल टू टक्कर के बाद, मान लो टक्कर हुई और उनकी जो वेलोसिटी हो गई v1 u1, क्या हो गई v1 और u1, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा टक्कर के बाद, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए,
बराबर होने चाहिए। ठीक है, ओके पलक। ओके सर। तो कुल मिला के ये है, कुछ नहीं है इसमें। अगर m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, m2 का दूसरा है, तो देखो टक्कर से पहले बिफोर द कोलिजन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बताओ टोटल, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और इधर देखो, इधर आफ्टर द कोलिजन, टक्कर होने के बाद मान लो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई, तो भाई टक्कर होगी तो वेलोसिटी भी अलग होगी, v1 से भाग रहा है, दूसरा v2 से भाग रहा है, तो इस केस में मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये तो टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद में। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इक्वेशन हो गई आपकी, एक पूरी इक्वेशन बनेगी, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सेकंड पे आ जाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप जानते ही हो कि सर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म, सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना क्रिएट होती है, ओनली ट्रांसफर होती है। तो मुझे बताओ बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इस m1 की एनर्जी प्लस m2 की एनर्जी टक्कर से पहले, तो कितनी होगी वो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, टक्कर से पहले की टोटल एनर्जी, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो सर ये u1 से कर रहा है, ये u2 से कर रहा है, तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं टोटल। ठीक है, ये आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के बाद में। आफ्टर द कोलिजन देखो, टक्कर होने के बाद में m1 तो भाग रहा है v1 से, ये भाग रहा है v2 से, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो ये टक्कर से पहले की टोटल एनर्जी, ये टक्कर के बाद की टोटल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर टक्कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों इक्वेशन यूज करनी है और क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओनली ये दो लॉ लगाने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दो इक्वेशन है, दो लॉ हैं, लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? खुशी, हेलो सर ये पूरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन कराएगा ना? ये अभी किसी के लिए नहीं है, ये जनरल है, केवल मैंने अभी तक आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया। अभी जब कोलाइजन होगा ना, उसमें 3 कैटेगरी होंगी, आप कह रहे हो ना परफेक्टली, इलास्टिक, इलास्टिक, उसमें ई आता है, एक टर्म आती है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, है ना, मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट। आप पहले ये यहां तक नोट कर लो, कर लिया आपने, हैव यू नोटेड? यस सर। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब हम बात करें कोलाइजन की, कि सर जो टक्कर होती है, कोलाइजन होता क्या है, देखिए कोलाइजन जब एक एटम या फिर एक कोई ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से जाकर टक्कर करेगा, यानी कि संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा। जब एक ऑब्जेक्ट जो कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो दूसरे ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो रेस्ट में हो सकता है वो भी मूव कर रहा हो, है ना, हो सकता है रेस्ट में हो सकता है वो भी मूव कर रहा हो, अगर वो कांटेक्ट में आता है तो इस फॉर्म को बोलते हैं, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कोलाइजन, टक्कर। ठीक है, अब इस टक्कर में हो सकता है दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाए, या हो सकता है एक की चेंज हो एक की ना हो। ठीक है, तो इस केस में हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन कोलाइजन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ कोलाइजन, जो आपकी टाइप ऑफ कोलाइजन होगी, यानी कि टक्कर की जो टाइप्स होंगे ना, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेंगे ई पर। किस पर डिपेंड करेंगे? ई। ई यहाँ पर एक कांस्टेंट है, या फिर ई एक यहाँ पर जो पैरामीटर है उसका नाम है
रेस्टिट्यूशंस, क्या है, रेस्टिट्यूशंस। अब देखिए रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन डिपेंड करेगा दोनों की वेलोसिटी पर, फाइनल वेलोसिटी पर, और दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पर। ये एक फॉर्मूला है, ये मैं स्टार बना रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि सर ये कैसे आया, कहाँ आया, क्यों आया, ये आपको नहीं पता होना चाहिए, या फिर आपको ज्यादा नहीं जानना है। बस आपको इतना जानना है कि जो ई होता है, ई इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 एंड डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लेकिन u1 माइनस u2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊपर तो आएगा v2 माइनस v1, नीचे आएगा u1 माइनस u2। ये आपको सीक्वेंस थोड़ा याद रखना, इसी को बोलते हैं ई, यानी कि रेस्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी कोलाइजन के लिए रेस्टिट्यूशन का पता होना जरूरी है। रेस्टिट्यूशन पता है तो आप टाइप ऑफ कोलाइज बता पाओगे। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपको फिक्स हो गई। चलो तो देखिए, अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, अगर आपकी जो कोलाइजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन हो, दूसरा टाइप है इन इलास्टिक कोलाइजन, और थर्ड टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तीनों में ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए, अगर आपकी ई इक्वल टू 0 हो जाए, ई जो आपने अभी पढ़ा रेस्टिट्यूशन, वो क्या हो जाए 0, तो ये जो कोलाइजन कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, सेकंड है अगर ई की वैल्यू लेस देन 1, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो इस कोलाइजन को बोलेंगे इन इलास्टिक कोलाइजन। ओके, जनरली ये चीज यूज में नहीं लेंगे अपन, इस पर हम प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलाइजन जो ई की वैल्यू 1 होती है वो जनरली ये प्रैक्टिकल केस है। ठीक है, थर्ड देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए तो इस कोलाइजन को बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 कोलाइजन है, ये आपको याद रखने, ये वाला केस, ये वाला केस, जनरली ये वाला केस हम पढ़ेंगे, ये वाला हम डिस्कस करते हैं ज्यादातर, और प्रॉब्लम भी अगर आई तो इसी से आती है। ठीक है, ये नोट कर लो आप। तो देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, यानी कि जहां पर ई इक्वल टू होता है 0। तो देखो, आपको कुछ भी नहीं करना। हेलो यस यस सर। सर। हाँ जी, ठीक है, आवाज आ रही है ना, मुझे लगा इंटरनेट का दिक्कत है। ठीक है, तो देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, तो ई इक्वल टू होता है 0। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है सर, ई इक्वल टू क्या पता है आपको, बताओ। ई इक्वल टू सर होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता है रेस्टिट्यूशन ई। और इसको सर आप कह रहे हो कि अगर मैं परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन की बात कर रहा हूं तो ई 0 होता है। यस, ई 0 होता है। अगर ई 0 कर दूंगा सर, तो ये जो फैक्टर है वो सब 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, v1 माइनस इक्वल टू 0, यानी कि v2 इक्वल टू v1, v2 इक्वल टू v1। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टक्कर कर रहे हैं, तो टक्कर होने के बाद, दोनों में टक्कर होने के बाद, ये मान लो v से जा रहा है, टक्कर होने के बाद कह रहा हूं मैं, v2 इक्वल टू v1 होगा। ये मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, भागता है वेलोसिटी, तो सेकंड वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से ही भागेगा, यानी कि सेम टू सेम वेलोसिटी रहेगी दोनों की टक्कर होने के बाद, आफ्टर द कोलाइजन। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, ये होगा v1 सर इक्वल एक टू बार v। दोबारा बताना। देखो दोबारा तो देखो ये है कि, सर एक बार दोबारा बताना। बता रहा हूँ। देखिए आपको, देखो केस आपको डिस्कस करने हैं। 2 एटम है,
एक का मास m1 है, एक का m2 है, ठीक है। u1 और u2 से वो रनिंग कर रहे हैं, दोनों में कोलाइज होती है, टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद पहला जो ऑब्जेक्ट है वो तो v1 से भागता है टक्कर होने के बाद, और दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है v2, ठीक है। मास तो अभी भी सेम है, m1 और m2। तो देखिए आपको 3 इक्वेशन याद रखनी है हमेशा। पहली मैंने बताया कौन सी, लीनियर मोमेंटम वाला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होगी आपकी एनर्जी, एनर्जी के लिए बनाओ फटाफट, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m कह रहा हूँ सॉरी, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है। सर यस सर बोलो बोलो। सर जब दो ऑब्जेक्ट की टक्कर हुई तो फिर सर जब दो ऑब्जेक्ट की टक्कर हुई तो टक्कर होने के बाद तो वो दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे ना? कौन कहता है रेस्ट में आएंगे? हालांकि रेस्ट वाला केस भी 10 केस में से एक हो सकता है, यानी कि इट मे बी वन ऑफ केस आउट ऑफ 10, बट 100% आपने ऐसे कैसे कह दिया? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल से लेके हर फैक्टर पर। देखो सर वो टक्कर होने के बाद भी वो कैसे मोशन में होंगे? अरे देखो जरूरी थोड़ी है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मान लो, है ना। देखो बहुत सारे केस बनते हैं, बहुत सारे। दूसरा v1 से भाग के आ रहा है u1 से, इसने टक्कर मारी, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि u1 तो हो जाए स्टॉप, m1 तो हो जाए स्टॉप, और m2 भाग के चले जाए, m2 की कुछ वेलोसिटी आ जाए। और ये भी हो सकता है अगर m2 बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, बिग हुआ, तो m1 टकराएगा, वापस खुद लौट जाएगा, m1 ही वापस लौट जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है दोनों का मास इक्वल हो, आके दोनों हाफ हाफ हो जाए, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ हाफ, यानी कि m1 रहा, ये m2 रहा, इसकी मान लो v/2, इसकी भी v/2। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि टक्कर के बाद सर वो तो स्टॉप हो जाएंगे दोनों? इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अरे आप ऐसा केस के लिए आप ऐसा करना, स्नूकर की बॉल होती है, स्नूकर की बॉल सुनी है? स्नूकर, हाँ सर। हाँ सर। स्नूकर की बॉल लेना, मान लो एक बॉल आपने रेस्ट में छोड़ रखी है, दूसरी बॉल को आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट केस मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है स्टॉप होगा हर बार स्टॉप नहीं होगा, ओके। ये केस आप नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ हो सकता है 10 में से एक केस हो जो स्टॉप हो जाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जनरल इक्वेशन की बनाने की, आपको इक्वेशन कैसे डेवलप करनी है बस। तो देखिए पहला तो है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, सेकंड है एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। तो इसमें हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये आपने एनर्जी बैलेंस कर दी सर, ठीक है। सेकंड, आवाज कट के आ रही है। ओके अब ठीक है, नाउ इट्स ओके। हेलो, आ रही है क्या आवाज अब? यस सर। ओके, तो देखिए मैं बात हाँ सर अब आ रही है, पहले कट थर्ड, रही थी। ओके ओके, थर्ड थर्ड केस की बात कर रहा था। तो देखो थर्ड केस आएगा E इक्वल टू, देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, देखो v2 माइनस v1 अपॉन, बोल के बताओ मुझे क्या होता है, u1 माइनस u2, ओके। लेकिन मैंने कहा क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन में E होता है 0, तो इसको 0 पुट करो आप, ठीक है, इसको 0 पुट कर दो। ऐसा करने पर 0 पुट करेंगे तो आपको 0 पुट करना आता ही है ना, 0 के इक्वल करेंगे तो ये चीज 0 में चले जाती है, तो क्या बचता है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, यानी कि v1 इक्वल टू v2। देखो ये ऐसा केस है कि
जब टक्कर होगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी टक्कर के बाद, आफ्टर द कोलाइजन v1 इक्वल टू v2। अब ये चीज आप इसमें रख दो, इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो, तो आपको सब मिल जाएंगे, u1 मिल जाएगा, u2 मिल जाएगा, v1 v2 आप पर आ ही चुके हैं पहले से, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। केवल ये 3 इक्वेशन यूज में लेनी है आपको। कौन कौन सी 3 इक्वेशन है? कंजर्वेशन लॉ, E is equal to यूनिवर्सल वो एनर्जी लॉ, और थर्ड ई की वैल्यू वाला लॉ, ई की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, रेस्टिट्यूशन से। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आसानी से सॉल्व करोगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये चलो सेकंड है परफेक्टली इनलास्टिक कोलाइजन। देखो इस वाले में देखो, परफेक्टली इनलास्टिक कोलाइजन में ई होता है 1। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो पहली इक्वेशन तो आपको लगानी है कौन सी, लीनियर मोशन वाली, कंजर्वेशन ऑफ, हेलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन लगा दोगे, लिख लोगे ना, बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कौन सी लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो एनर्जी वाली लगाओगे, इसमें लीनियर मोमेंटम के लिए लगाओगे। और थर्ड इक्वेशन कौन सी लगानी है सर, E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 को इक्वल करना है 1 के। क्यों 1 कर रहे हैं, क्योंकि ये सर कौन सा केस है, इन इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन में E होता है 1, सो आई विल पुट 1। तो यहां से v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, ये आपको मिलेगी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन तो सर हमारे पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, आसानी से सारी वैल्यू निकलेंगी। ओके, जब इसके ना हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ तीनों इक्वेशन काम किए हैं और तीनों चीजें सॉल्व हो रही हैं। ओके ओके पलक, रोहन ओके, यस सर। ओके। तो देखो थर्ड वाला केस मैंने कहा, थर्ड वाला केस हम जनरली डिस्कस नहीं करेंगे, बस नॉलेज के लिए इतना है कि सर जो इन इलास्टिक कोलाइजन होती है, ई की वैल्यू 1 से लेस देन होती है, ई की वैल्यू 1 से लेस देन होती है। लेस देन 1 का मतलब सिंपल सिंपल सा क्या है पता है आपको, कि v2 माइनस v1 इज लेस देन u1 माइनस u2, ठीक है। इसको आप सिंपली इसी इक्वेशन में रख दोगे और ये चीज निकल आएगी। लेकिन ये लेस देन और ग्रेटर देन से इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हैं, है ना, इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी, यानी कि केवल आइडिया लगा पाते हैं। आइडिया क्या लगा पाते हैं, आइडिया, तो इसलिए आइडिया वाली सॉल्यूशन नहीं करते अपन, ठीक है, जनरली। ओके, हेलो, yes ठीक है। तो देखो ये खुशी और वो कहाँ गए, खुशी नहीं है क्या? नहीं सर, वो क्लास। ओके ओके, चलो तो देखिए अभी मैं आपको, ये आपकी यूनिट खत्म हो गई है वैसे, है ना, हेलो, ये जो आपकी यूनिट है वो हो गई है फिनिश, यूनिट हो गई है आपकी फिनिश्ड। अब देखो यूनिट वर्क एंड एनर्जी आपकी यूनिट हो गई फिनिश। तो इसमें जो मुझे लगा कि आपके न्यूमेरिकल देखे मैंने, तो न्यूमेरिकल में इस थ्योरी के अलावा, ये थ्योरी तो काम में आ ही रही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखने पड़ेंगे, यानी कि इस थ्योरी में कंप्लीट थ्योरी नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बहुत कम थे, है ना। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हैं। ओके ओके, ओके सर। अब वो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिए,
देखिए कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, मुझे जैसे 5 से 6 फैक्ट याद हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप कल क्या करोगे, कल या फिर जो भी नेक्स्ट डे होगा क्लास का, उससे पहले आप सारे मतलब लेवल 1 और लेवल 1 और लेवल 2 सॉल्व करके आओगे। ये तुम्हें क्या करने हैं, सॉल्व, ठीक है। और मैं यहाँ पर इनको डिस्कस करूंगा। अब आपको जिसमें क्वेरी होगी, डाउट होगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये 1 डे, केवल 1 क्लास दूंगा इसके लिए मैं आपको, है ना। केवल एक क्लास होगी जिसमें आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 भी ऐड कर लो इसमें, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो एनटीएससी वाली बुक में चाहे ओलंपियाड में, आप अपने अपने न्यूमेरिकल्स कर लाना, अपनी अपनी बुक्स में जो दे रखे हैं वो करके ले आना, ठीक है। ओके पलक, ओके, हेलो, सर। चलो तो हाँ जी, पलक गायब, पलक नहीं है क्या? यस सर। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल करके लाने हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 3। ओके, ओके सर। चलो तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता दे रहा हूं। देखो, आपने पढ़ा कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर वर्क जो है आपका वेरिएबल हो या फिर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब है पर्टिकुलर लिमिट दे रखी हो कि आपको वर्क करना है लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट से इस डिस्प्लेसमेंट तक, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क करना है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन। क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे होता है। कोई फंक्शन ले, हाँ देखो मैं बात कर रहा था एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो आपको देखो इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, फटाफट से आप इंटीग्रेशन सीख लो। अगर कोई फंक्शन है एक्स का, अगर हम एक्स का कोई फंक्शन है, ओके, देखिए अगर कोई फंक्शन एक्स का है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको लिखने का तरीका होता है एक्स डी एक्स, यानी कि एक फंक्शन है एक्स, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सिंपल सा है, अगर x की पावर n हो तो x की पावर, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, यानी कि x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आपको करना है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्टिव में, डीएक्स के रेस्पेक्टिव में। तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर होगा रोहन? सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? पलक, यस सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने बता है x³/3 x² + 1/2 + 1। ओके, तो एक्स 2+1 वाई 2+1 यानी कि एक्स 3/3। x³ ओके वेरी गुड, ठीक है। एक इंटीग्रेशन और है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6, क्या होगा? सिंपल ऐड कर दो x7/7। x⁻⁷ by 7। ओके,
अब मैंने कहा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, x की पावर -2 में एक ऐड करेंगे और इसी का डिवाइड दे देंगे, -2 + 1 का डिवाइड। यही तो फॉर्मूला है, देखो यही तो है फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1। तो सर क्या आएगा, x की पावर तो -1 बचेगा और डिवाइड में बचेगा -1, यानी कि माइनस तो आगे आएगा माइनस, और x की पावर -1 को लिखते हैं 1/x, यानी कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x। सर ठीक ये है, dx क्या होता है? dx बताना पड़ता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो बाई की फॉर्म में होंगे, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है सिंपल x क्वांटिटी का, x का केवल, यानी कि कोई फंक्शन है जिसमें से x को चूज करना है बस। देखो मैं बता दूं, एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है x/2, ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है dy के रेस्पेक्टिव में, किसके रेस्पेक्टिव में, dy के रेस्पेक्टिव में। तो बताइए क्या आंसर आएगा। अब x जो है ना, x बिहेव लाइक कांस्टेंट, x बिहेव लाइक कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि सर हम तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x तो बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब इसका कोई रोल नहीं है। बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई 3/3। ये क्लियर है ना। सर ये x बाहर क्यों आ गया? क्योंकि x हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ देखो लास्ट में dy है, केवल बाई का फंक्शन इंटीग्रेट होगा, केवल बाई वाला फंक्शन इंटीग्रेट होगा। ठीक है, ठीक है ना, ओके। ओके सर। चलो अब आप लिमिट वाले सीख लो थोड़े से, लिमिट वाले इंटीग्रेशन। मैं सिर्फ इंटीग्रेशन आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, जो कि बेसिकली 11th क्लास और 12th क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, है ना, ये चैप्टर है अलग से। पर आपको यहाँ पर एनटीएससी के लिए आपको अवेयर रहना है, एडवांस रहना है। ठीक है, देखो अब मैं लिमिट वाले इंटीग्रेशन कहूँ, जैसे कि मैंने कहा x की पावर 3 dx, और आपको ये बाई इक्वल टू मान लेते हैं, कुछ भी लिमिट रखनी है 1 से 3, लिमिट है 1 से 3। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या है, x 4/4, ओके, ब्रैकेट में x 4/4। लिमिट अभी भी रखेंगे तो ये 3/1, अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है, लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है। सर ये लिमिट क्या है? देखो लिमिट ये बताता है कि ये जो फंक्शन है कहां से कहां तक वैलिड है, ये जो फंक्शन है आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 3 तक, यानी कि x की वैल्यू 1 से 3 तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसको बोलते हैं, अपर लिमिट। कौन सी लिमिट है ऊपर की, अपर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 की पावर 4/4, ठीक है, ये अपर लिमिट अप्लाई की है मैंने, अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब बीच में लगाओगे माइनस, फिर लोअर लिमिट को रख दो x में, तो यानी कि 1 की पावर 4/4, तो यानी कि आप सॉल्व करोगे प्रॉपर, जो भी आंसर आएगा आपका, लेकिन अप्लाई ऐसे करनी है लिमिट आपको, मैं तो अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है, ओके, ओके रोहन। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? आई सर थिंक 20 आ जाएगा, क्या, सर 20 आ जाएगा इसका आंसर।
आंसर तो जो भी आए, मैंने तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आंसर तो खैर जो भी आएगा, ठीक है, व्हाट एवर। ओके सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमारी स्क्रीन ही नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। डाउट हो तो फिर भी आप कर लेना कॉल, है ना। ओके 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 सर। ठीक है। अब सीखो आप डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हालांकि इस चैप्टर में काम में नहीं पड़ेगी, काम नहीं है, लेकिन आप सीख लो डिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन भी बताना पड़ता है किसके रेस्पेक्टिव में कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने तो यूं कहा कि भैया एक्स के रेस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है सर। तो इधर लिखते हैं dy बाई डी एक्स। देखो ये लिखने का तरीका है ना, इसमें कोई रटने का नहीं है, लिखने का तरीका है कि सर हमने बाई को डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। बस क्या होता है इसमें कि अगर ये फंक्शन एक्स की पावर एन का है, मान लो एक्स की पावर एन, तो एन तो आगे आ जाती है और एक्स में से एक पावर कम हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट यानी कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो देखो क्या आएगा आंसर, बताओ सर। हमने तो पढ़ रखा है कि 3 तो आगे आ जाता है, 3 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो जाता है यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंशिएशन में तो एक पावर कम हो जाएगी और n क्या क्या कह रहे हो, एन की वैल्यू 3। सर ये एन की वैल्यू यस यस, n की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पर पावर देखो 3 है। ओके अच्छा हाँ तो एक्स क्यू मतलब 3x स्क्वायर। अच्छा एक फंक्शन और लो, बाई इक्वल टू एक्स की पावर -2। बताइए क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स क्या होगा, बताओ। n यहाँ पर है -2, तो n तो आगे आ जाता है और x की पावर n-1 फॉर्मूला अप्लाई कर दो। -2 आगे आ गया, आगे आ जाएगा, x की पावर में से -2 में से एक कम हो जाएगी, यानी कि ये जो बनेगा आंसर -2 और x की पावर -3, ये आपका हो गया आंसर। आई होप समझ में आया। -2 बाई एक्स क्यूब भी लिख क्या सर इसे -2 बाई एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। हाँ, -2 का एक्स क्यूब क्यों लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि -2। नहीं -2 बाई एक्स क्यूब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करिए, राइट राइट राइट, ये वाला कह रहे हो ना, राइट। ओके राइट, चलो ठीक है। तो ये आप नोट कर रहे हो तो कहीं नोट कर लेना। नेक्स्ट, ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले लिए। हाँ देखो, मैंने शायद बीच में एक आपको कहीं ना कहीं बताया हुआ था कि देखिए अगर ए और बी दो क्वांटिटी हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इनको लिखा जाता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। बता रखा है ना, कॉस थीटा, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें क्रॉस की, अगर ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तब इसको लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ओके, ये बता रखा है आई थिंक मैंने, है ना। इसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर आज मैं एक ऐसी बढ़िया चीज बताऊंगा, देखिए
मान लो ए की पोजीशन दे दी। ए की पोजीशन का मतलब है ए कोई पॉइंट है जिसको हमने एक्स वाई में कैसे लिखेंगे, देखो एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप, और बी को अगर मैं लिखूं एक्स आई कैप माइनस बाय जे कैप, ये ए और बी की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो आपको शायद समझ में नहीं आई हो, कोई क्वांटिटी ए है, उसकी पोजीशन क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स में जो डायरेक्शन होगी वो आई कैप की डायरेक्शन होती है, और वाई में जो डायरेक्शन होगी वो जे कैप में डायरेक्शन में होगी। मतलब एक्स के लिए आई कैप और वाई के लिए जे कैप। अब मैंने कहा इसकी जो पोजीशन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो इसको जो लिखने का तरीका है ना ए पॉइंट को, उसको लिखने का तरीका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, बी पॉइंट मैंने नीचे ले लिया, बी पॉइंट है यहां पर, देखो एक्स तो मेरा पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है, बाई मेरा क्या ले लिया मैंने, माइनस बाई नेगेटिव, तो कोमा माइनस बाई, यानी कि एक्स कोमा बाई, एक्स कोमा माइनस बाई। इसको मैं पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप माइनस बाई जे कैप। ओके, अब एक चीज और कि आई का आई के साथ में डॉट, आई के साथ में डॉट क्या होगा, पलक, हेलो, सर देखो समझ में हालांकि काफी कम आ रहा होगा आई होप, लेकिन आप कोशिश करो। मैं पूछ रहा हूं आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। आई होता है यूनिट वेक्टर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आई होता है आई और जे यूनिट वेक्टर होते हैं। ये यूनिट वेक्टर का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन को दिखाते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं एक्स की डायरेक्शन को। आई तो बताता है एक्स की डायरेक्शन और जे बताता है वाई की डायरेक्शन। ठीक है, अरे ठीक है क्या, सर तो देखो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो बताओ फटाफट। आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहां तक ठीक है, हेलो, हाँ सर यहाँ तक तो आ गया सर। आई और आई का डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट ये रहा भाई, देखो ऐसे देखो ना, कोई भी दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है सर, थीटा क्या है, थीटा होता है एंगल बिटवीन आई एंड आई। देखो इधर देखो ऊपर, थीटा जो होता है ना, ये ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। तो इस केस में, आई वाले केस में, तो देखो आई कैप सर कहाँ है, एक्स में, और दूसरी आई कैप भी कहाँ है, एक्स में। अरे आई कैप तो सर एक्स की डायरेक्शन को दिखाती है, तो दोनों आई हो गई सेम डायरेक्शन में। देखो ये भी आई, ये भी आई, थीटा हो जाएगा 0, थीटा होगा 0। तो यहां पर आई का मोड यानी 1, मैंने कहा ना यूनिट वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड 1, आई वेक्टर इसका भी 1, cos 0 डिग्री, यानी कि ओवरऑल फंक्शन 1। कहने का मतलब ये है कि आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो 1 मिनट रुको, मैं ये सारा हटा दूं क्या, नोट कर लिया क्या, हैव यू नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना एक्स का, आई कैप और आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है 1। इसी तरह से जे कैप, ये बाई के लिए हो गया जे कैप,
और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, है ना। आई डॉट आई, जे डॉट डे, और एक और चीज है जो आपको नहीं पता, के कैप, यानी कि ये जेड के लिए, ये जेड के लिए 3 डायरेक्शन हो जाती है 3D में, एक्स वाई जेड। तो जेड के लिए भी लिख देते हैं भाई, जब इतना पढ़ रहे हैं तो के कैप डॉट के कैप, इसकी भी वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ में ये 0 आता है, इसका आंसर 0 है। कैसे, वो देखो आप, आई तो होता है एक्स की डायरेक्शन में, जे होता है वाई की डायरेक्शन में। हमें पता है सर दोनों के बीच में एंगल होता है इस बार 90 डिग्री, इस बार 90 डिग्री है, क्योंकि पहले की तरह आई डॉट आई नहीं है, आई डॉट जे है। तो देखो, चलो हमें नहीं पता 0 का, सॉल्व करेंगे दोबारा से हम तो सर। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर सर 90 डिग्री, क्यों, आई और जे दोनों एक्स वाई हैं तो 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो पूरा फंक्शन 0, पूरा फंक्शन 0, ठीक है। ओके, ओके क्या, हेलो पलक, यस सर। चलो तो इसका भी मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं कि सर आई डॉट जे, जे डॉट आई, या फिर के भी ले सकते हो, के भी होता है 90 डिग्री, के डॉट आई, जितने भी आपस में होते हैं ना अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट, आई जे, जे के, इनका सबकी वैल्यू 0 होती है। ये के कौन सा होता है? क्या, के जेड में होता है, जेड में देखो 3 एक्सेस होती हैं 3D में, 3D के अंदर एक्स, वाई और जेड 3 एक्सेस होती हैं। एक्स में तो आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड के अंदर के कैप। ओके, तो सर तो सर जेड कैप और के कैप में 90 डिग्री का एंगल कहाँ है? क्यों नहीं है, देखो आई और के में 90 डिग्री, जे और के में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो है सब में, आपस में सब में 90 डिग्री होता है। ओके, सर 90 डिग्री कैसे हो जाएगा फिर सर, तीनों का सम तो सर 270 डिग्री आ रहा है। कैसे, अरे आप एक काम करना, 3 उंगली अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की कोई भी 3 उंगलियों को एक्स वाई जेड में रखो और एंगल मेजर करके देखो भाई। अपने कोई भी हैंड की 3 उंगलियों को, या फिर 2 उंगली 1 अंगूठा, 2 उंगली 1 अंगूठा को अरेंज करो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो आप मेजर करो एंगल, फटाफट करो, कर लिए सर क्या। सर 4 एंगल चाहिए होंगे सर 90 डिग्री के सर, 360 करने के लिए तो। अरे टोटल 360 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सिस, एक्स वाई जेड। आपने ये तो पढ़ रखी है कि भैया एक्स और वाई जो एक्सिस होती है वो 90 डिग्री पे होती है, इसी तरह से जेड सर भी एक्स से और वाई से 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ओके, ऐसे क्यों हो जाएगा?